नमस्कार दोस्तों। तो कुछ दिनों पहले हमने एक डिस्कशन करी थी जहां पर जो ये नया इस्लामिक नेटो की बात हो रही है और बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, लगातार 3-4 दिन से हर जगह पर आर्टिकल्स आ रहे हैं इसके ऊपर। उसकी एक्चुअल जो रेलेवेंस है उसके बारे में हमने चर्चा करी थी कि एक्चुअल रेलेवेंस उसकी देखा जाए तो कुछ है नहीं, क्योंकि ना कोई एक क्लियर ऑब्जेक्टिव है इनका, ना सारे देशों का एक क्लियर कमिटमेंट है। तो ज़्यादा तौर पर इसको इस तरीके से देखा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया क्योंकि अपने सारे समीकरणों को ठीक करना चाहता था, सारा बैलेंस जो है उसको बनाए रखना चाहता था, और क्योंकि यूएस सिक्योरिटी लगातार डिक्लाइन हो रही थी और उसके लिए सऊदी अरेबिया को बहुत ज़रूरत था ऐसा कि उनके लिए सऊदी अरेबियंस का हमेशा से ये रहा है द साउथ एम्पायर का कि वो कभी खुद की लड़ाई खुद नहीं लड़ते, दे नीड समवन टू फाइट देयर वॉर। और इसके लिए उन्होंने इस इस्लामिक नेटो का पूरा कंसेप्ट लेकर के आए, पाकिस्तान को चिंटू जैसा यूज़ किया और अभी भी यूज़ करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। भाई पैसा ही इसीलिए दे रहे हैं उनको। उसको अगर काउंटर करने की बात कही जाए तो कहीं ना कहीं एक नए क्वाड की चर्चा अब होने लगी है, जिसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। जो भी देशों को इस पूरे इस्लामिक नेटो से थ्रेट फैक्टर है हल्का सा भी, चाहे वो इजराइल हुआ, चाहे वो भारत हुआ, चाहे वो यूएई हुआ, अगर ये देश साथ आए और एक नया टाइप का क्वाड बनाए जो कि एक डिफेंसिव अग्रीमेंट नहीं होगा जिस तरीके से इस्लामिक नेटो है, लेकिन फिर भी उसकी डिटरेंस बहुत ज़्यादा होगी, तो आपको एक क्लियर कट मतलब रीजनल प्लूरलिज्म इस पूरे एरिया में दिखाई देगा। उसी के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि कुछ ही घंटे अब आपके पास बचे हैं। 14 अगस्त लास्ट डेट है। आज ये पूरा जो ऑफर है वो ख़त्म हो जाएगा और इसको अवेल करने के लिए आप अनअकैडमी का जो पूरा फाउंडेशन कोर्स है उसको सिर्फ और सिर्फ 16,999 के इस प्राइस पर आप इसको अवेल कर सकते हैं। लिंक इसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप, क्योंकि 80 साल हो चुके हैं हमारी आज़ादी को, तो अगर आप 80 लकी विनर्स में से एक हुए तो आपकी 100% जो फीस है वो यहाँ पर रिफंड भी कर दी जाएगी। वही बैच है जिसमें आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको पढ़ाते हैं। अब इसके अंदर आप अगर इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज़ करिएगा, APYT10 मेरा कोड है। इसको इस्तेमाल करके आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक से ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। नाउ लेट अस कम बैक टू द टॉपिक। एक और अनाउंसमेंट है छोटी सी, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज़रूर से स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वहाँ पर हम काफ़ी डिस्कशंस करते हैं, क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करते हैं, करंट में क्या चल रहा है मैं वहाँ पर आर्टिकल वगैरह पोस्ट किया करता हूँ। मेरी डेली न्यूज़ एनालिसिस का जो पूरा लिंक है वो वहाँ पर पोस्ट किया करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको, सारे अपडेट्स यहाँ से मिल जाएंगे और मेरे बारे में जितने अपडेट्स होंगे वो यहाँ से मिल जाएंगे। तो आदित्य प्रताप पॉलिटियन IR आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, या इस QR कोड को स्कैन करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ लेट अस कम बैक टू द टॉपिक। तो हम इस्लामिक नेटो की बात कर रहे हैं जहाँ पर 3 देश हैं, टर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान। पाकिस्तान को और सऊदी अरेबिया को, और अगर आप टर्की को देखते हो, इनका रिलेशनशिप देखते हो, तो सबके अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स भी बड़े डिफरेंट हैं। ये पूरा जब इस्लामिक नेटो साइन हुआ तो इसको नेटो क्यों कहा गया, उसके पीछे एक पर्सपेक्टिव था कि हम इसको नेटो की तरह रखेंगे, एज अ डिफेंस अग्रीमेंट रखेंगे। जैसे नेटो में आर्टिकल 5 है कि एक देश के ऊपर हमला होता है वो पूरे नेटो के ऊपर हमला माना जाएगा, ठीक वैसा ही कुछ डिफेंस अग्रीमेंट यहाँ पर भी कि एक देश के ऊपर हमला होता है तो पूरे इस्लामिक नेटो के ऊपर अटैक माना जाएगा। ये बात हमें पता है और इसीलिए इसको एक डिफेंस अरेंजमेंट कहा गया, एक अलग टाइप का डिफेंस अरेंजमेंट कहा गया। लेकिन अगर हम इस डिफेंस अरेंजमेंट को देखें, इसके विपरीत, इसके विरोध में मैं नहीं कहूँगा, बल्कि इसके पैरेलली हम एक दूसरा अरेंजमेंट बनता हुआ देख सकते हैं आने वाले समय में, जो कि दिख रहा है, जिसके ऊपर चर्चाएं होने लगी हैं ऑलरेडी। वो इजराइल, इंडिया, UAE और जापान का अरेंजमेंट है और इसीलिए इसको क्वाड कहा जा रहा है। जैसे कि आपको इस्लामिक नेटो के अंदर एक क्लियर कट दिखता है कि सबका अपना कॉम्प्लीमेंट्री है, सबका अपना कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक वैसा ही कंट्रीब्यूशन कुछ आप इधर के तौर पर भी यहाँ पर भी देख सकते हो, जहाँ पर इजराइल होगा, इजराइल टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, भारत और जापान इस पूरे रीजन में, इंडियन ओशन और उसके बाद उससे पूरे आगे के रीजन में वो एक मिलिट्री, एक मैरीटाइम कोऑपरेशन और मैरीटाइम प्रेजेंस आपको देंगे, एक सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देंगे। UAE का काम फाइनेंसेस का होगा और उसके साथ में लॉजिस्टिक और पोर्ट्स का होगा। ये चारों देश उसी तरीके से एक दूसरे को यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपना डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस बढ़ा सकते हैं। इस बारे में कई सारे एक्सपर्ट्स ने बात करनी शुरू कर दी और हो सकता है आपको बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें ऑन पेपर भी दिखाई देने लगें। तो रीजनल प्लूरलिज्म को अगर आप प्रिजर्व करना चाहते हो तो यू कैन सी अ न्यू क्वाड काइंड ऑफ अ थिंग वेरी सून।
अब ये इस्लामिक नेटो की अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें तो यहाँ पर आपको ये अरेंजमेंट जो दिखता है इन सारे देशों के बीच में, ये बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री अरेंजमेंट है। अब पाकिस्तान को तो खैर इसमें रख ही दीजिए, पाकिस्तान क्या ही कंट्रीब्यूट करेगा, अपने यहाँ आटा दाल की व्यवस्था ही नहीं हो पा रही है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान को अगर आप देखिए तो उसको न्यूक्लियर डिटरेंस के लिए रखा गया है, और वो न्यूक्लियर डिटरेंस और भाई एक दलाल का टाइप का, ये ब्रोकर टाइप का काम कौन करेगा, तो उसके लिए भी पाकिस्तान को रखा गया है कि इधर जाना उधर जाना, इधर का उधर उधर का इधर, वो सब सारा 3-5 वाला काम पाकिस्तान करेगा। बाकी मेजर काम जो है वो सऊदी अरेबिया का है, जहां पर वो फाइनेंशियल रिसोर्सेस, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी लेवरेज और अपनी ज्योग्राफी का यूज़ जो है वो प्रोवाइड करेगा। वहीं दूसरी तरफ टर्की है। टर्की यहाँ पर आपको पूरी तरीके से डिफेंस इंडस्ट्रियल प्रेजेंस देगा, डिफेंस इंडस्ट्रियल प्रेजेंस में ड्रोन्स, मिसाइल्स और इन सब का। और आप कई कुछ समय बाद आप ये भी देख सकते हो कि ये लोग जो है एक साथ मिलकर के प्रोडक्शन भी करेंगे आर्म्स का, ये भी होना ही 100% होना है। और बल्कि टर्की चाहता है कि इसमें इजिप्ट भी आ जाए। इजिप्ट को लाने का ही पूरा कारण ये है कि इजिप्ट से इनको ये पूरा रेड सी के ऊपर भी कंट्रोल, एक तो जो सुइस कनाल है उसके ऊपर भी कंट्रोल मिल जाएगा, बाब अल मांदेब पे ऑलरेडी ये लोग मौजूद रहेंगे, और उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे ऑलरेडी ये लोग रहेंगे। तो इनको चाहिए कि भाई हम इजिप्ट को भी इसमें जोड़ लेते हैं, तो ये कंप्लीट एक इस्लामिक नेटो ये पूरी तरीके से हो जाएगा। आगे चलते हुए आपको यहाँ पर दिखेगा कि बाकी के देश भी इसके अंदर जुड़ना चाहेंगे या जुड़ सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। जैसे हमने देखा कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की का जो थ्रेट फैक्टर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आप देखो सऊदी अरेबिया का थ्रेट जो है वो वेस्ट एशिया में है। सऊदी अरेबिया जो है वो पूरा फोकस अपना वेस्ट एशिया में रखता है, क्योंकि उसको इस पूरे रीजन में स्टेबिलिटी चाहिए अपने बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ अगर आप, बल्कि सऊदी अरेबिया ज़्यादा इंटरेस्टेड यमन वगैरह में रहता है, यमन की पॉलिटिक्स और इन सब में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है। वहीं दूसरी तरफ टर्की को अगर आप देखोगे तो टर्की कुर्दिश लोगों को लेकर के बड़ा कंसर्न रहता है, और टर्की जो है वो कहीं ना कहीं अपना जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस चाहता है या अपना प्रायोरिटी जिसको मानता है, वो सीरिया, इराक, इस रीजन को अपनी प्रायोरिटी मानता है। मतलब आप मेडिटेरियन, ईस्ट मेडिटेरियन की तरफ चलेंगे, उनको वो अपनी प्रायोरिटी मानता है। कुर्दिश मिलिटेंसी उनका थ्रेट फैक्टर है। अब आती है बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान का थ्रेट फैक्टर तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान खुद ही कई लोग के लिए थ्रेट है, आतंकवाद का एक देश है वो, खुद ही मतलब अपने लिए खुद वो थ्रेट है पाकिस्तान। तो खैर वहाँ तो आटा दाल चावल सब चीज़ की व्यवस्था करनी है, एकदम बिल्कुल हालत ख़राब है। इसीलिए आप देखो आर्टिकल में भी पाकिस्तान का कहीं इसने जिक्र भी नहीं किया है। इसने जब थ्रेट फैक्टर की जिक्र कर रहा है तो ये सऊदी अरेबिया और टर्की की कर रहा है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ जाती है क्योंकि आपका कोई कमिटमेंट प्रॉपर नहीं है, एक कमिटमेंट नहीं है, आप एक ऑब्जेक्टिव्स के नहीं बना रहे हो अपना ग्रुप को, आपका कोई जो थ्रेट परसेप्शन है वो अलग अलग है। और इसीलिए कहा गया कि शायद हो सकता है कि जो ये बार बार बात कह रहे हैं कि इट इज़ अ काइंड ऑफ अ डिफेंसिव अग्रीमेंट या डिफेंसिव अग्रीमेंट होगा, ये बिल्कुल सच है। क्योंकि सऊदी अरेबिया ने, क्योंकि उसको अपने सारे समीकरण फिट करने थे, उसको टर्की का जो थ्रेट था पूरा इस्लामिक ब्रदरहुड का जो पूरा थ्रेट था, मुस्लिम ब्रदरहुड कहते हैं, उसका थ्रेट था, उसको ख़त्म करना था। एट द सेम टाइम टर्की को काउंटर करना था, यूएई को भी, टर्की को काउंटर करना था इजराइल को भी। तो ये सारी चीज़ों को काउंटर करने के लिए, और क्योंकि यूएस की सिक्योरिटी लगातार ख़त्म हो रही थी, एंड देन देयर इज़ ईरानियन फैक्टर जो कि हमेशा रहता है, तो इन सारी चीज़ों को मतलब सऊदी अरेबिया के ऊपर ईरानियन जो पूरा फैक्टर है वो हमेशा थ्रेट फैक्टर हमेशा रहता है। तो टर्की से उन्होंने डिफेंस एग्रीमेंट किया, मुस्लिम ब्रदरहुड को एलिमिनेट किया। ईरान यूएस के साथ वॉर में है, ईरान बहुत ऑलरेडी वीक हो चुका है, और उसके लिए अगर ये अग्रीमेंट बना लेते हैं तो यूएस नहीं भी होगा तो भी ये ईरान से लड़ सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए सऊदी अरेबिया ने इसको बनाया, और इसीलिए बार बार सऊदी अरेबिया चिल्ला चिल्ला के इस बात तो कह रहा है कि इट इज़ अ प्योरली डिफेंसिव काइंड ऑफ अग्रीमेंट, ताकि उसके दूसरे देशों से जो डायनेमिक्स हैं वो खराब ना हो। इवन कहा जाता है कि सऊदी अरेबिया के लिए तो ये भी बात कही जाती है कि कई जगहों पर सऊदी अरेबिया ने इजराइल को लेकर भी कॉम्प्रोमाइज़ किया है, जिससे जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो बड़ा नाराज़ रहता है। खासतौर से ईरान बहुत नाराज़ रहता है सऊदी अरेबिया से मेनली, क्योंकि वो इजराइल को लेकर के कई जगह पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। इनका कोई भी एक डिफाइंड कमांड स्ट्रक्चर नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई इंगेजमेंट नहीं है, मतलब एक पूरा प्रॉपर इंटीग्रेटेड प्लानिंग आपको इस्लामिक नेटो के अंदर नहीं दिखाई देती। वहीं ऑन दी अदर हैंड अब हम बात करेंगे क्वाड की। तो क्वाड के अंदर जैसे हम क्वाड को देखते थे कि जो होल ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वाड वाज कि यहाँ जापान है, यहाँ भारत है, यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर यूएसए। तो अब आप देखो कि ये पूरा रीजन जो है ये इंडो पैसिफिक जोन को पूरा ये कवर करना था, और यहाँ पर क्लियर इसका जो कमिटमेंट था, चारों देशों का कमिटमेंट जो क्लियरली था, दैट इज कि चाइना का जो अग्रेशन है, चाइना का बढ़ता हुआ प्रभाव है इस पूरे रीजन में, उसको रोकना है हमें। अब जो नया क्वाड की बात हो रही है, यहाँ पर आप ऑब्वियसली यूएसए और ऑस्ट्रेलिया को मूव कर दीजिए। जो नया क्वाड की बात हो रही है वो इस रीजन की बात हो रही है, मोटा मोटा मैं एक मार्क कर रहा हूँ, तो वो इस रीजन की बात हो रही है।
तो मतलब कि हम अब बढ़ना चाह रहे हैं वेस्ट एशिया की तरफ, यूरोप की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, और इजराइल को अगर हमने इसमें जोड़ा है तो इसका मतलब हम दूरदर्शी सोच भी रख रहे हैं कि यूरोप तक भी हमें जाना है। तो ये रीजन के अंदर क्योंकि स्टेबिलिटी अगर आती है तो इसका फायदा चारों देशों को होगा, और यूएई इसका मेन फैक्टर बनेगा। इसका फायदा इजराइल को देखेगा, इसका फायदा जापान को होगा, इसका फायदा भारत को होगा। क्लियरली अब यहां पर जो हमारा फोकस होगा, यहां पर जो हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव होगा न्यू क्वाड के अंदर, वो अगेन ऑब्जेक्टिव विल बी वेरी क्लियर। चारों देशों के सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स होंगे इस पूरे क्वाड के अंदर, और इसीलिए कहा जा रहा है कि एकदम जैसे एक पुराना क्वाड था उसका थ्रेट फैक्टर चाइना था, ये नया क्वाड और इनका थ्रेट फैक्टर जो होगा वो कहीं ना कहीं इस्लामिक नेटो होगा। तो इसके विरोध में तो नहीं, बल्कि इसके पैरेलली उस प्लुरलिज्म को जिंदा रखने के लिए इस नए क्वाड को बनता हुआ आप यहां पर देख सकते हो। इजराइल यहां पर क्या करेगा, मिसाइल कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करेगा, अनमैन्ड सिस्टम्स प्रोवाइड करेगा, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की कैपेबिलिटीज को बढ़ाएगा। वहीं दूसरी तरफ इजराइल का जो टेक्निकल कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसके बाद भारत आता है। भारत जो है वो यहाँ पर, भारत और यूएई दोनों मिलकर के यहाँ पर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। बल्कि कहा जाता है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो इंडिया प्ले करेगा, बिकॉज इंडिया का लोकेशन बिल्कुल सेंटर ऑफ द इंडियन ओशन है, और इसीलिए इंडिया इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री मानी जाएगी। यूएई इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, एनर्जी, रेजिलियंस जो कि वहाँ सऊदी अरेबिया कर रहा है, फाइनेंसेस, वो सारा काम यूएई यहाँ पर करेगा। अब अगर हम बात करें कि इंडिया यहाँ पर, क्योंकि इंडिया का लोकेशन बिल्कुल इंडियन ओशन के सेंटर में है, इसलिए इंडिया की जो नेवल प्रेजेंस है उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, और मैरीटाइम कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। जो आप नए ग्लोबल डायनेमिक्स देख रहे हो, इसके अंदर सारा खेल मैरीटाइम कोऑपरेशन का है। ईरान क्यों नहीं हार पाया? बिकॉज ईरान हैज़ अ वेरी एलीट नेवी। इस बात को यूएस ने भी एक्सेप्ट किया एक टाइम के बाद कि सच में उनकी नेवी क्योंकि बहुत एलीट है, इसलिए उनको इतना आसानी से हरा पाना बहुत मुश्किल है। तो मैरीटाइम कोऑपरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, और उसके लिए भारत की ज़रूरत होगी इंडियन ओशन में। प्लस जो थ्रेट है उसको एलिमिनेट करना, यानी पाकिस्तानियन थ्रेट जो है उसको भी एलिमिनेट करने के लिए काम यहाँ पर आएगा। तो इंडिया वेस्ट एशियन सिक्योरिटी को कनेक्ट करेगा नए इंडो पैसिफिक मैरीटाइम ऑर्डर से, और इससे हम नए रूट्स को भी बनता हुआ यहाँ पर देख सकते हैं। यूएई पूरी तरीके से कैपिटल, पोर्ट, लॉजिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा, और प्लस यूएई की डिप्लोमेसी को यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। यूएई एकमात्र ऐसा देश है जिसकी डिप्लोमेसी अफ्रीका तक है, साउथ एशिया, वेस्ट एशिया सबसे है, और इसलिए यूएई को डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के लिए हर जगह पर यूज़ किया जाएगा। अब आते हैं इसके दो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी इस पूरे क्वाड के, दैट इज इंडिया एंड जापान। इंडिया और जापान का आपस में कोऑपरेशन बहुत टाइट है। जैसे हम देखते हैं वहाँ पर सऊदी अरेबिया और टर्की का बड़ा दुश्मनी है, बड़े तलखियाँ आपस में। आप यहां देखिए कि इन सारे देशों का आपस में रिलेशन बहुत अच्छा है, और इसके सबको बाइंडिंग फैक्टर जो है दैट इज इंडिया। इंडिया के इजराइल से रिलेशन बहुत तगड़े, इंडिया के जापान से रिलेशन बहुत तगड़े, इंडिया के यूएई से रिलेशन बहुत तगड़े। इंडिया एक बाइंडिंग फैक्टर का इसके अंदर काम करेगा, और इंडिया जापान की अगर रिलेशनशिप की बात करें, अभी रिसेंटली ही हमने अपनी रिलेशनशिप 2025 में थ्रू जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन सिक्योरिटी कोऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई है, जहां पर हमने साथ में मिलिट्री एक्सरसाइजेस की बात की है, डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन की बात करी है, इंटरऑपरेबिलिटी की बात करी है। वहां से हम एक बहुत बड़ी मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, एक रूल बेस्ड मैरीटाइम सिक्योरिटी का आर्किटेक्चर यहां पर बना सकते हैं भारत और जापान। और जब ये मैरीटाइम प्रोटेक्शन वेस्ट एशिया को मिलता है, यूएई जैसे देशों को मिलता है जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अब हम कहीं ना कहीं वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर निकल करके, इन चोक पॉइंट्स की पॉलिटिक्स से बाहर निकल करके एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। और इसीलिए आप देखो कि जापान और भारत का होना इस पूरे क्वाड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी इसको क्वाड कहा ही जा रहा है। तो जापान और भारत और इजराइल और यूएई का होना इस पूरे क्वाड में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे हम जो इस्लामिक नेटो का थ्रेट फैक्टर है उसको एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो ये बात अभी सारी स्पेक्यूलेशंस पर है, आपके ओपिनियंस बहुत मैटर करते हैं। आप अपने ओपिनियंस देना इसके ऊपर कि क्या आप इसको ऑन पेपर होता हुआ देख रहे हो, और अगर देख रहे हो तो इसके फिर नेगेटिव्स क्या होंगे। पॉजिटिव्स तो हमने देख लिए, इसके नेगेटिव्स क्या हो सकते हैं उसके ऊपर हमको कमेंट में जरूर चर्चा करनी चाहिए। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।